तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डायलॉग एट द रेट न्यूज इंडिया में। और तमाम हमारे साथ जो मेहमान सांसद है वो मौजूद हैं और एक नए मेहमान का जोरदार स्वागत कीजिए। हमारे साथ सत्यदेव पचौरी जी हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। और मेरे साथ इस पूरे शो में मेरे सहयोगी अभिषेक विजय भी आपके साथ होंगे और अपने माननीय सांसदों से हम जानेंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी। राम मंदिर का जिक्र बहुत आ रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, उनके विषय में भी हम जानेंगे। मोदी की गारंटी के पीछे आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो गारंटी है उसके पीछे लोग आखिर दीवानी क्यों है, इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। अभिषेक, बिल्कुल, चर्चा को मैं सीधे बढ़ाता हूं आगे और सत्यदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। ब्रेक पर जाने से पहले सर, चर्चा थोड़ी कल्याण सिंह की हो रही थी और कल्याण सिंह क्या हस्ती रहे हैं और वो बताने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। और ऐसे में बात छिड़ी थी राम मंदिर की। सर, राम मंदिर, कांग्रेस ये कह रही है कि अब इस बार देखिएगा राम मंदिर पे ही सिर्फ चुनाव होगा। देखिए, राम मंदिर तो प्रतीक है कि राष्ट्र मंदिर का। राम राज्य था तो उसके बारे में कहा गया था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी भी देश में ऐसा ही राज्य लाना चाहती है कि जिसमें सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी संपन्न हो और सर्वधर्म संभाव हो। ये है राम राज्य की कल्पना। और इसलिए उस स्थान पर मंदिर बनाना जरूरी था क्योंकि वो हमारी आस्था का केंद्र है। वो राम की जन्मभूमि थी और राम हमारे पूर्वज थे। राम से भारत की जनता प्रेरणा लेती है, उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा लेती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तो राम के पीछे बंधी हुई है। राम की डोर भारतीय जनता पार्टी से बंधी हुई है। राम की डोर भारतीय जनता पार्टी से बंधी हुई है। इस पर राजवीर जी कुछ कहना चाहें। राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी से राम मंदिर की डोर बंधी हुई है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। राजवीर जी, देखिए, बस प्रीति, मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, ये डोर बीजेपी से जुड़ी है, अच्छी बात है, लेकिन इनके पिता की डोर शायद और ज्यादा मजबूती से जुड़ी होगी। इस वजह से इस पे आपका कमेंट बहुत मायने रखता है। राजवीर जी, ठीक है, आप देखिए, मैं 91 में जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो मैं विधायक था और विधानमंडल दल में पदाधिकारी भी थे। और ऐसा नेता जिसने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार ही कुर्बान नहीं कर दी, सारा दोष अपने आप ले लिया केवल राष्ट्र के मंदिर के निर्माण के लिए। इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। कोई अपनी सत्ता नहीं छोड़ देगा। और उन्होंने कहा नहीं, सारा दोष में ये विवादित ढांचा कहा गिराया गया है तो इसमें किसी का दोष नहीं है, सब निर्दोष हैं और हम दोषी हैं। लेकिन हम एक भी निहत्थे व्यक्ति पर गोली नहीं चलाएंगे। ये मामूली निर्णय नहीं था। एक कलेजे वाला व्यक्ति ही जो राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से काम करता है, जो समर्पण समाज के लिए समर्पण भाव से काम करता है, जिसकी राम में निष्ठा और आस्था है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा आस्था है, वही ले सकता है। तो पचौरी साहब, आप इसीलिए आपने देखा होगा कि विवादित ढांचा गिरने के बाद सरकार तो चली गई। बिल्कुल। लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी के देश के विभिन्न कोनों में कार्यक्रम लगे थे और मुझे याद है कि वो कानपुर आए थे। कानपुर में स्टेशन पे उन्होंने विवश होकर ऊपर मंजिल से संबोधित करना पड़ा था कि नीचे तिल भर खड़े होने की जगह नहीं। वो कलकत्ता गए, मुझे याद है। कलकत्ता में जहाँ जहाँ वो चल रहे थे वहाँ की जनता उनकी पैरों की धूल लेके माथे पे लगा रही। ये कल्याण सिंह। जब आप जितने उत्साह के साथ ये बता रहे थे, उससे पता चलता है कि विवादित ढांचे से राम मंदिर तक की यात्रा जो है वो कैसी रही होगी। अभी क्योंकि अब राम मंदिर बन चुका है, उसका इनॉग्रेशन होना है, उद्घाटन होना है सर, क्या आंखें भर आती हैं? क्योंकि आपने वो समय भी देखा जब राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी, कल्याण सिंह माननीय जी, उनका आपने नाम लिया कि वो भी लड़ रहे थे, साथ ही उन्होंने सारा आरोप अपने ऊपर ले लिया। और आज का ये दिन है, आज का ये समय है, साल 2023-2024 में लोकसभा चुनाव, उसके पहले अब राम मंदिर बन चुका है और 2024 जनवरी में उद्घाटन। देखिए, राम मंदिर की लड़ाई
केवल 91 से शुरू नहीं हुई थी, 500 वर्ष पहले से ये लड़ाई थी और लाखों लोग मारे गए, लाखों कुर्बानियाँ दी गई। लेकिन ये जो निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी 81 में 89 में जेल भरो आंदोलन, जहाँ गांव-गांव कार्यकर्ता गए थे, जब मुलायम सिंह ने कहा था कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, वो उस पर लोग पैदल चल के भूखे रहते हुए गांव-गांव पहुंच गए थे और उस दिन विवादित ढांचे पे वहाँ झंडा फहरा दिया था। उसी समय राम मंदिर बन गया था। लेकिन ये उसके बाद आंदोलन जारी रहा। हम चाहते थे कि शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती थी। इसके ये दोस्त विवादित ढांचे में अगर किसी का है तो वो नरसिंह राव सरकार का है। अगर वो शांतिपूर्वक कर सेवा करने देते शायद ये घटना न होती, लेकिन उन्होंने करने नहीं दी कार सेवा। तो ये और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान इसलिए है कि तमाम लड़ाइयों के बाद भी राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने धैर्य रख के न्यायपालिका के माध्यम से सर्वमान्य हल निकाला और राम मंदिर का निर्माण बन रहा है, इसीलिए आज वो राम मंदिर निर्माण के हमारे भारत के अग्रदूत हैं। ठीक है राजवीर जी, क्या आंखें भर आती हैं, क्योंकि उस समय से लेकर अब मंदिर का उद्घाटन बस कुछ ही दिन और बाकी, उद्घाटन हो जाएगा आपकी आंखों के सामने, आपके पिताजी का सपना राम मंदिर के लिए। देखिए, बाबूजी माननीय कल्याण सिंह जी के लिए जितना उन्होंने किया उससे भी ज़्यादा हमारी इस सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मंदिर को इतनी शीघ्रता के साथ बनाने का काम किया है और इसके साथ पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हैं। ये 22 तारीख को होने वाला है, जिसमें मुझे भी आमंत्रण आया है, मुझे भी जाने का अवसर मिलेगा। और बाबूजी जिस समय बीमार थे वो खुद ही कहते थे कि राम के मंदिर को बनते हुए देख के जाना चाहता हूँ। बाबूजी जब एडमिट थे हॉस्पिटल में तो मैंने एक दिन वैसे ही पूछा, हमने कहा बाबूजी तबीयत कैसी है, तो अचेत अवस्था में थे। तो बोले कि मैं जब से मंदिर से आया हूँ तब से मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब कहीं गए थे क्या बाबूजी? तो बोले नहीं, ये तो जा ही नहीं सकते, ये तो बेड पे हैं। इसका मतलब ये था कि वो अपनी कल्पनाओं में राम के मंदिर को बनते हुए देख के आए और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि 22 तारीख को जब भी ये कार्यक्रम होगा अयोध्या में, तो बाबूजी किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। देखिए, आप भावुक भी हो गए, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी आंखें भी भर आती हैं जब हम राम मंदिर के विषय पर बात करते हैं। आस्था का विषय इतना बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता से, सांसद से, अभी खुद हमारे साथ तमाम बड़े सांसद बैठे हैं, तो मैंने कहा था ये एक ऐसा विषय है जिस पर लोगों की आंखें भर आती हैं। हमारे साथ माननीय सांसद भी हैं, घनश्याम जी, क्या कहेंगे आप राम मंदिर पर? देखिए, जिक्र आया माननीय कल्याण सिंह जी का, तो कब माननीय कल्याण सिंह जी लाखों नहीं करोड़ों हिंदुओं की धड़कन, दिल की धड़कन थे वो, और आज हमारे इस दुनिया में नहीं है वो, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में बसते हैं वो, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए और हिंदुओं के लिए इतना कुछ कर दिया है। क्योंकि जो 500 वर्ष का जो विवाद जो चल रहा था राम मंदिर को लेकर, है ना, उसे ख़त्म करने का सबसे बड़ा रोल माननीय कल्याण सिंह का रहा है। तो सदियों से इसके लिए बहुत सारी कुर्बानी भी दी लोगों ने, बहुत सारे मतलब धरना प्रदर्शन भी हुए, लेकिन आज जो हमारा भव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा श्रेय माननीय कल्याण सिंह जी को जाता है। और जो 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा तोहफा माननीय कल्याण सिंह जी की तरफ से हमारे भारतवासियों को मिला है। मैं समझता हूँ हमारे भारतवासी माननीय कल्याण सिंह को सदैव याद रखेंगे। और जो अयोध्या में दोबारा से दीपावली मनाने जा रहे हैं हम लोग, एक दीपावली तो बीत गई, और दूसरे माननीय जो हमारे जो राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है और माननीय मोदी जी वहाँ पर उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो उस दिन भी एक दीपावली का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाएगा।
ये मेरा मानना है। घनश्याम जी, अब इसी में देखिए, एक तरीके से राम हर भारतवासी के आस्था के प्रतीक हैं, राम सौम्यता के प्रतीक हैं, और कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी राम के ही नाम पे सौम्यता नहीं फैलाती है, मोहब्बत की दुकान हम फैला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान हम चला रहे हैं, और बीजेपी जो है वो राम के नाम पे नफरत की दुकान चला रही है। देखिए, राहुल गांधी का बयान आपने सुना भी होगा। देखिए राहुल गांधी कब क्या कहते हैं कोई पता नहीं चलता, क्योंकि अभी मोहब्बत की दुकान का एक नमूना आपने देखा होगा। अभी उनका एक कोई सांसद था, तो मेरे ख्याल कल्याण बनर्जी, 2-3 दिन तक, तृणमूल कांग्रेस से सांसद कल्याण बनर्जी, हाँ 2-3 दिन तक वो, जगदीप धनखड़ जी का मिमिक्री किया उन्होंने और बहुत ट्रोल हो गए। जी नहीं नहीं, मैं उससे पहले की घटना बता रहा हूँ। 2-3 दिन तक उनका जब छापा पड़ा तो नोट गिनने मशीनें नोट ही गिनती रहीं, झारखंड की घटना है। झारखंड की। तो इस तरीके के सांसद उनके पास हैं, और वह कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, सबका साथ लेकिन सबको आरोप लेके तो लगते हैं ना सर कि जहां भी चुनाव होता है वहां पर राम नाम का इस्तेमाल करते ही करते हैं। भले ही आप इसे डिनाई करें, आप कहें कि राम आपके लिए आस्था का विषय है, लेकिन आरोप ये विपक्षी पार्टी आप पर लगाती है। नहीं, विपक्ष कब क्या कहता है कोई पता नहीं चलता उनका। विपक्ष अगर सही बात रखता है जनता के सामने तो आज ये धराशायी नहीं होता विपक्ष। पूरे देश में आज नामो निशान मिटने को जा रहा है विपक्ष का। सिर्फ उनके अपने कर्म हैं कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन इसी लिए वो पीछे हटते चले जा रहे हैं, और जनता ने नकार दिया उन्हें आज की तारीख में, क्योंकि 2024 का चुनाव है। अभी फिर सपने देख रहे हैं हम 5 राज्य जीतेंगे, 5 राज्य जीतेंगे, ये सेमीफाइनल है ना। अब देखो स्थिति क्या हुई 5 राज्यों में। ऐसी 2024 में जो उनका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने मेरे ख्याल से अभी कल परसों साथ मीटिंग हुई थी, उसमें सारे 15-20 दल थे, उन्होंने आपस में ही प्रधानमंत्री चुन लिया उनमें। अरे जनता जब चुनेगी तब प्रधानमंत्री बनेगा, और देश की जनता ने तो चुन लिया पहले ही प्रधानमंत्री। 2 बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्या मोहब्बत की दुकान पर ये मोदी की गारंटी जो है वो भारी पड़ने वाली है 24 में? देखिए, मोदी की गारंटी गांव-गांव जा रही है, और मोदी की जो योजना है विकास से, क्योंकि भारत को हमने नाप दिया। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, और आज विकास चारों तरफ दिख रहा है। नेशनल हाईवे ये तो चारों तरफ आप घूमिए कहीं, है ना, पहले सड़क दिखाई नहीं पड़ती थी, गड्ढे गड्ढे दिखाई पड़ते थे पूरे भारत में। आज चले जाइए नेशनल हाईवे कितने बन के तैयार हो गए, कितना स्ट्रक्चर तैयार खड़ा है। और किसान से जो आम गरीब था उस पर कभी विपक्ष की नज़र नहीं पड़ी। 65 साल सत्ता उन लोगों की रही, लेकिन गरीब ही होता चला गया। इन 9 सालों में माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा बदलाव उनके लिए लेके आए हैं, और बहुत तरह तरह की योजना जो चलाई है उनका लाभ उन गरीबों को मिल रहा है आज की तारीख। सत्यदेव पचौरी जी, अगर देखें तो विकास हो रहा है, ये कई एजेंसियां, अगर विदेश की एजेंसियों की भी अब बात करें, वो भी ये मानती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिंदुस्तान की तस्वीर पिछले 8-9 साल में बदली है। विपक्ष को दिखाई ही नहीं देता है क्या? बिल्कुल, मतलब विपक्ष ने आंख मूंद लिया। और क्या आपको ये लगता है कि लोकसभा में या राज्यसभा में जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा है, विपक्ष भी नहीं चाहता कि हम सत्ता में आए, ये प्रधानमंत्री भी लगातार कहते रहे? देखिए, जहाँ तक विकास का बात है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। सर 5वीं हो गई अब तो। तेजी से बोल रहा हूँ जी सर। इस समय हमारी 7.5% की ग्रोथ रेट है, जो दुनिया में चाइना की भी नहीं है। चाइना की इकोनॉमी डगमगा गई, अमेरिका की डमाडोल है, लेकिन कोरोना के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी अपनी जगह है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो बजट था 13.5 लाख करोड़ का, और 2023-24 का बजट कितना है? 45 लाख करोड़ का। ये अपने आप में दर्शाता है कि मोदी के समय में 9 साल में अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती प्रदान की है। आप देख लीजिए, ये जीएसटी को लागू नहीं कर पाए थे, हमने जीएसटी को लागू करके 1 नेशन 1 टैक्स
का काम किया है। इनकम टैक्स में हमारा राजस्व 50% तक बढ़ गया और किसी को असेसमेंट कराने जाने नहीं पड़ता। ये है, इनके समय में 75 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। इनके समय में 5 एम्स थे, आज 14 एम्स हैं। 350 यूनिवर्सिटियाँ हो गई, 500 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में हो गए। आप देखिए कि पूरे 12 से 25 रेलवे स्टेशन इनका विस्तार हो रहा, कभी हुआ। 4 से नई वंदे भारत ट्रेनें धीरे धीरे चल रही हैं। इनके समय में एक भी वंदे भारत चली थी क्या? मोदी के समय में तो बुलेट भी चलने वाली है। जेवर हवाई अड्डा, इन्होंने कभी सोचा नहीं था, मोदी जी ने जेवर हवाई अड्डे का भी शुभारम्भ कर दिया है। इसीलिए इनके समय में देश की इकोनॉमी 10वें स्थान पर थी दुनिया में, आज हम 5वें स्थान पर हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी वर्तमान में है, 4.1, और 2027 तक हम 5वीं अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, $5 ट्रिलियन। ये आप तो अभी तो आपकी दुनिया के देश धोख रहे हैं, तभी आपका लोहा मान रहे, नहीं कौन पूछेगा आप? वन नेशन वन टैक्स तो हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन की अब चर्चा खूब हो रही है। हाँ। उस पे कब आ रहे हैं? ये मोदी जी का विजन है। मोदी जी चाहते हैं कि ये जो खर्च बार बार होता है, कभी विधानसभा के हो रहे हैं, कभी कौन हो रहे हैं, कभी स्थानीय निकाय के हो रहे हैं, एक साथ हों। और तो मोदी जी का विजन तो देश के राष्ट्र निर्माण के लिए, देश की प्रगति के लिए, तो वो फालतू खर्चे रोकना चाहते हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि और अब बैलेट से चुनाव करवाइए कि महीने दिन कम से कम चुनाव नहीं, की अब प्रक्रिया चले। ये ईवीएम हम लाए थे क्या? ईवीएम तो वही लाए थे हमने। तो देखिए, जो हताश और निराश हैं, जिन पे कोई एजेंडा नहीं है, जिन्होंने समाज को बांट के देश में राजनीति की है, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड, और अब ये कह रहे हैं कि अब वो जातिगत जनगणना होना चाहिए। इस समाज को बांटने का काम है कि नहीं? मोदी जी ने तो कह दिया हमारी तो 4 जातियां हैं, हमारा नौजवान है, हमारा महिलाएं हैं, हमारा किसान है और हमारा गरीब है। समाज को एक सूत्र में मान के प्रगति होगी। तो सारी चीजें ठीक है सर, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं, संबोधन में कहते हैं देश को। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई सारी थ्योरीज हैं जो अब सामने आ रही हैं। जो थ्योरीज होते हैं उनमें कहा जा रहा है कि पूरे देश में इस बार, क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार हम जो हमारी मेजॉरिटी है उससे ज़्यादा सीटें आएंगी लोकसभा में, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो डमाडोल स्थिति में नजर आती हैं। उन सीटों पर, उन राज्यों में कैसे भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी? बंगाल, राजस्थान और भी बहुत सारे राज्य हैं, आप खुद भी जानते होंगे सर। देखिए, जब चुनाव होगा, बिहार आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती है। जब चुनाव आएगा, परिणाम देखेंगे तो आप स्वयं दांत तले उंगली दबा लेंगे। देश की जनता क्या सोचती है वो आप नहीं सोच पा रहे। देश की जनता के सामने नरेंद्र मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप चले जाइए मलिन बस्तियों में, सामान्य किसान से, सामान्य विद्यार्थी से, सामान्य युवा से पूछ लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए, आप देखिए मोदी के अलावा कोई दूसरा है नहीं। दूसरे भारत में बताइए, उनके मुकाबले प्रधानमंत्री का विपक्ष में तो कैंडिडेट भी नहीं है, वो तो 38 दलों की खिचड़ी पका रहे हैं जो अधपकी है, क्योंकि जनता ने उन्हें पहले ही नकार दिया। इसलिए हमारे सामने कोई चुनौती आने वाली नहीं है, बेफिक्र रहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विपुल बहुमत से बनेगी, जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे संसदीय दल बैठक में अपेक्षा की है कि जो हाल अभी एक कोना खाली रहता है वो भी खाली नहीं रहेगा, और विपक्ष अभी तो चौथाई है, उसका भी चौथाई हो जाए, मतलब वो भी खत्म कर देंगे। राजवीर जी, अब हम नहीं खत्म करेंगे, जनता खत्म करेगी। राजवीर जी, उनके विचार, उनकी योजनाएं निगेटिव पॉलिटिक्स के कारण खत्म होंगे। बीजेपी अस्तित्व में आई, बीजेपी के प्रमुख 3-4 एजेंडे रहे, जिसमें राम मंदिर रहा है, 370 रहा है, और अब एक प्रमुख पीओके को लेकर के अब सुगबुगाहट, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि राम मंदिर हो गया, 370 हो गया,
2019 का चुनाव जैसे ही जीते उसके बाद राम मंदिर भी हो गया और 370 एक साथ हो गया। क्या 2024 जैसा आप दावा कर रहे हैं 400 सीट का, ठीक है, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो इस बार पीओके भी जल्दी से अब क्या भारत का हिस्सा हो रहा है? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में जितने भी हमारी पार्टी ने घोषणा की थी लगभग पूरा करने का प्रयास किया और हो भी गए हैं। धारा 370 का और 35 ए का, ये किसी ने सोचा होगा कि इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ, रीतियाँ, उनकी प्लानिंग इस तरह से होती हैं कि देश का नहीं बल्कि पूरे दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं सोच पाते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे काम हो जाते हैं। अभी ये इकट्ठा हो रहे हैं। आपने बात की थी कि पूर्ण बहुमत के साथ तो हम 14 में भी थे, 19 में भी थे और सबसे बड़े बहुमत के साथ हम लोग अभी 24 में आने वाले हैं। और ये जितने भी इंडिया गठबंधन है, 27-28 पार्टियों के लोग हैं, ये सब मिलकर एक बात कहते हैं कि मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। क्यों? इन्होंने देश को तोड़ने का काम, इन्होंने देश को कमज़ोर करने का काम जो किया है, ये भी चाहते हैं कि ये देश ताकतवर न बने। अभी पिछले लोग रखे जैसा 70 साल में इन लोगों ने रखा, ये चाहते हैं कि गरीब लोगों को गैस नहीं मिले, ये चाहते हैं गरीब को अनाज नहीं मिले, ये चाहते हैं गरीब को शौचालय नहीं मिले, ये चाहते हैं गरीब को आवास नहीं मिले, ये चाहते हैं गरीब मतलब किसान सम्मान निधि में इनको कोई पैसा नहीं मिले, ये चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा नहीं मिले, नहीं चाहते कि देश प्रगति पर जाए। इसलिए चाहते हैं कि मोदी को हटाओ। तो मोदी को हटाओ, मान लिया हटाओ, तो उसका विकल्प क्या है? खड़गे को दे रहे हैं। खड़गे जी हैं, खड़गे जी के नाम पर सब लोग उठ के भाग रहे हैं। राजीव गांधी जी बात करते हैं, वो तो बेचारे कहीं है ही नहीं। राहुल गांधी, उधर नीतीश जी की बात हुई तो इन्हीं में आपस में खटपट हो गई। तो अभी तो इन्हीं में एक नहीं है, तो ये देश को क्या देंगे? लेकिन सर, आप लोग चुनौतियों पर कहाँ बात करते हैं? ये तो वो मुद्दे हैं, जैसे आप रोजगार दो, आपने अभी भी पचौरी साहब ने कहा कि 2024 के लिए हमारे पास चुनौतियाँ नहीं हैं और विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी और महंगाई भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करेगा? उसका भी समाधान होगा। हमने इतनी बुरी स्थिति में 2014 में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमाल संभाली, तब कोई सोच सकता था कि इतने कम समय में 9.5 साल में देश इतना शक्तिशाली बन जाएगा? और अभी मान के चलेगा कि नेक्स्ट आने वाले 24 के बाद में ये देश, जैसे प्रधानमंत्री कहा कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। महंगाई हो या जो भी हो, देश के सामने कोई समस्या नहीं होगी, बशर्ते चलाने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए, और वो हमारे पास है। पीओके वाला सवाल आप थोड़ा सा टाल गए सर। पीओके वाला भी समय आने दीजिएगा, समय आने दीजिए। मतलब कुछ चर्चा चल रही है। हाँ, आने दीजिए समय। घनश्याम जी, क्योंकि अब हिंदुस्तान मांग रहा है पीओके, क्योंकि वो मुकुट है देश का। देखिए, कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है और हमारे माननीय गृह मंत्री कह भी चुके हैं, उसमें पीओके भी आता है। बिल्कुल। अब समय लगता है कुछ थोड़ा। 370 धारा बहुत पुराना एक धारा थी ये, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। कांग्रेस काफ़ी समय से राज करती रही, लेकिन 370 धारा नहीं हटा पाई। लेकिन माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने 370 धारा हटाकर वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली की है। और वहाँ की जनता आप कितनी खुश है, आप जाके खुद देख लीजिए। क्योंकि अभी पंचायतों के चुनाव हुए वहाँ पर बड़ी शांतिपूर्वक, और वहाँ का जो आतंकवाद था उसमें भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। अब कोई चीज़ एकदम नहीं हो जाती, समय लगता है थोड़ा थोड़ा। अब कश्मीर हमारा स्वतंत्र हुआ है, ऐसी हमारा पीओके भी किसी दिन स्वतंत्र हो जाए। क्योंकि सर सोशल मीडिया पे अक्सर लोगों की प्रतिक्रियाएं इस तरीके से आती हैं कि महंगाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर है तो क्या हुआ, हम 1000 रुपये लीटर तक भी ले लेंगे। बीजेपी को हम सत्ता में लाए इसलिए थे कि ये बड़े बड़े मुद्दे जो हैं उसको सॉल्व करें, जिसमें 2 आपने सॉल्व कर दिए हैं। पचौरी साहब इसका बेहतर तरीके से जवाब देंगे, और देख भी रहे कि मुझे आप बताइए, जवाब लिया जाए। क्योंकि ये प्रतिक्रियाएं लोगों की होती है कि हम छोटे छोटे मुद्दे सॉल्व करने के लिए तो बीजेपी को लाए ही नहीं है, हम तो सॉल्व वो करने लाए हैं जो वर्षों से पेंडिंग है। हमने छोटे मुद्दे सॉल्व नहीं किए, 370 छोटा मुद्दा नहीं ये इसीलिए कह रहा हूं। हैं। और पीओके में आप देख लें तो हमने जो चुनाव आयोग ने
अभी परिसीमन किया है, उसमें हमारी 24 विधानसभाएं वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है। उससे आपको मेरी मंशा समझ लेनी चाहिए, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाया जाएगा। और ये अब तो वहाँ की जनता कह रही है कि हमें ले। आपने कल पढ़ा होगा, अखबार में देखा होगा कि वो वहाँ आए की दिन वहाँ की जनता क्यों कि एक साल से वहाँ लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा। हमारी सरकार ने कहा था, सहानुभूति रखते हुए मोदी जी ने, जब उनके यहाँ भुखमरी थी, कि हम आपको फ्री में अनाज देने वाले नहीं। लेकिन इतना बड़ा उनका स्वाभिमान कि जनता मर जाए, भूखों मर जाए, लेकिन भारत से नहीं लेंगे। तो हम तो हमेशा सहानुभूति रखते हैं, और वो तो हमारा अंग है। ये पूरा पाकिस्तान हमसे अलग थोड़े ही है। हम वो हमारे नागरिक थे, आज भाई भाई अलग हो गए। और कोई ताजुब नहीं है धीमे धीमे कि पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाए। संपूर्ण भारत की परिकल्पना लग रही है। बाइंड अप का समय हो जाएगा, लेकिन अभी राजनीतिक बातें तो हमने कर ली आप सभी माननीय सांसदों से। अब एक एक करके पसंदीदा खेल आप लोग बता दीजिए। कहा जाता है कि खेलेगा इंडिया तभी तो फिट रहेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप सर बहुत आप कोई खेल खेलते हैं, मतलब आपको लगता है कि अभी ये योगा या फिर आप कोई एक्सरसाइज या फिर कोई ऐसा खेल हो जो आपको पसंद हो, जिससे स्वस्थ रहा जाए और समय मिलता हो आपको करने का? देखिए, मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ, नियमित मॉर्निंग वॉक, वहीं पार्क में 45 मिनट का योगा और प्राणायाम करता हूँ। और रात में मैं इंडोर में जाके बैडमिंटन खेलता हूँ। मैं खिलाड़ी था, फुटबॉल भी खेला हूँ, बैडमिंटन भी खेला हूँ, खो खो भी खेली है, कबड्डी भी खेली है, वॉलीबॉल भी खेली। राजनीति भी खेल ली सर आपने? राजनीति तो खिलाड़ी थे, तो पसंदीदा खेल, राजनीति तो पसंदीदा खेल आप ये इन सबको मानते हैं या राजनीति को मानते हैं? मैं राजनीति खेल नहीं है, राजनीति तो सेवा का काम है। हाँ। राजनीति में तो हम लोगों को, जो हम संघ से आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो सेवा का संस्कार वहीं से मिला है। इसीलिए हम राजनीति में सेवा के माध्यम के लिए काम कर रहे हैं, कोई सत्ता प्राप्त के लिए नहीं या सुख भोगने के लिए नहीं। राजवीर जी, कौन सा पसंदीदा खेल आपका? एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी जो पार्ट टाइम आपको लगता हो कि समय मिलता है सांसदों को करना चाहिए? पाते हैं, लेकिन कबड्डी खेलने का शौक रहा है, कबड्डी खेलने, लंबी कूद लगाने का शौक रहा है। और वो पिछले 9 सालों से लगातार सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग करते हैं। और एक बड़े स्तर पर करते हैं, जिससे मेरे यहाँ कम से कम 10,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उनके साथ भी मैं अब 1-2 हाथ मैं भी कर लेता हूँ अपना। घनश्याम जी, आप लगता है कोई खेल नहीं खेलते हैं। लग रहा है कि आपसे पूछा ही नहीं जा, बस यहीं से बाइंड अप कर लीजिए आप, मेरे तक आइए मत, मैं कोई खेल एक्सरसाइज कुछ नहीं करता। माननीय मोदी जी देख रहे होंगे सर। देखिए, हम तो गांव से जुड़े लोग हैं और गांव में कबड्डी, ये छोटे मोटे खेल होते हैं, ये खेलते आए हैं, ये हमारे जिंदगी के खेल रहे हैं। लेकिन अब राजनीति बनने के बाद नहीं, राजनीति में आगे इतना समय नहीं मिल पाता हमें तो। मुझे तो नहीं मिलता। मैं सुबह जब 8 बजे उठता हूँ, तो अपनी तो मैं बता रहा हूँ, 8 बजे जनता दरबार सज जाता है और उनमें जाके मैं बैठ जाता हूँ और सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में रहता हूँ। जनता की समस्याओं का समाधान मेरा अपना तो ये है। मतलब अपना रुचि का विषय आपका यही है, जनता दरबार जी। चलिए, तो हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए थे और एक मंच जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं देश के ज्वलंत मुद्दों पर। सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे इस मंच पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन न्यूज़ इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ये मंच प्रीति सजा हुआ है। बिल्कुल, बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मेहमानों के साथ ये चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए।